अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बीएस फिज़िक्स और बीएस मैथ सेकंड सेमेस्टर के लिए है। तो देखते हैं कि इस कोर्स में हमने पढ़ना क्या है। देखिए, हमारे कोर्स का नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब वर्ड जो हीट है, इसका तो आप सबको पता है कि हीट क्या चीज़ है, हम हरारत को बोलते हैं। अब देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। यहाँ देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेन किया गया। आई एम हीट, ये ठीक है, ये क्या है, हीट। आई एम हीट एंड आई एम मूविंग। मैं हीट हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, मैं मूव कर रही हूँ। मतलब थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन है थर्मो एंड सेकंड है डायनेमिक्स। अब आपको पता है थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। वर्ड थर्मो का मतलब है हीट और डायनेमिक्स का मतलब है मोशन। तो अगर हम इनको कंबाइन करके पढ़ें तो इसका मतलब कुछ यूँ बनता है कि ऐसी हीट जो मूव कर रही है, ठीक है, ऐसी हीट जो मूव कर रही है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन, ठीक है, ऐसी हीट की स्टडी जो मोशन में हो, ठीक है। अब देखें डेफिनेशन इसकी प्रॉपर देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ साइंस दैट डिस्क्राइब हाउ थर्मल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एंड हाउ इट इफ़ेक्ट्स द मैटर। थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो डिस्क्राइब करती है कि किस तरह थर्मल एनर्जी कौन सी? हीट एनर्जी, ठीक है, थर्मल हीट के लिए यूज़ करते हैं। तो थर्मल एनर्जी कौन सी होगी? हीट एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स साइंस की या फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो डिस्क्राइब करती है कि किस तरह थर्मल एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, किस चीज़ की फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में, कि हीट एनर्जी किस तरह मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और भी एनर्जीज़ की जितनी भी फॉर्म है उसमें कन्वर्ट होती है। हाउ इट इफ़ेक्ट्स द मैटर। और जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो ये मैटर को किस तरह अफेक्ट करेगी, ये कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हीट एंड मोशन। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करती है हीट को इन मोशन, ठीक है। और इसमें हम ये भी कहते हैं साइंस और फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम थर्मल एनर्जी हम स्टडी करते हैं कि किस तरह थर्मल एनर्जी जो है दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट होती है और किस तरह ये मैटर को अफेक्ट करती है। तो ये थी हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। तो आज चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे कोर्स आउटलाइन का जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। जी, हमारे पास है व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? हाउ दिस प्रॉपर्टीज़ आर मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर कर सकते हैं? इस्टेब्लिश आइडियल गैस लॉ फ्रॉम दीज पैरामीटर्स। और फिर इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हमने आइडियल गैस लॉ जो है वो इस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइडियल गैस क्या है। The gas whose molecules do not exert force upon each other and having only kinetic energy and no potential energy is called ideal gas। आपको पता है गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स से पे कंसिस्ट करती है। अब गैस की, जैसे ये देखें, सपोज़ ये मेरे पास कोई कंटेनर है और इसके अंदर ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये गैस की मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो कह रहा है कि ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट ना करें, लाइक ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे फोर्स ना लगाए और ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे फोर्स ना लगाए, या ये वाला मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ना लगाए। तो ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करते और
सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि अगर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव कर रहे हैं। एंड नो पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू पोजीशन। तब यहाँ पोजीशन तो नहीं, क्योंकि पोजीशन तो मुसलसल चेंज हो रही है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते और उनमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो ऐसी गैस को बोलते हैं आइडियल गैस। द मोलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस आर आइडेंटिकल पॉइंट पार्टिकल्स। बेटे ये आइडेंटिकल पॉइंट पार्टिकल्स का मतलब ये है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। आइडेंटिकल बोलते हैं एक जैसे। पॉइंट पार्टिकल्स का मतलब होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, और ये रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन का मतलब क्या है, मतलब बेतरतीब अंदाज से जो है वो चल रहे हैं। एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, चौथा इधर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रखते, और मुसलसल रैंडम मोशन में होते हैं, और रैंडम मोशन में होते हैं, और ये आइडेंटिकल पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसी गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। अब देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या हैं, द पैरामीटर्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के पैरामीटर्स विच कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। ऐसे पैरामीटर्स जिनको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, सच एज वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ गैस। ये सब के सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। जबकि माइक्रोस्कोपिक अगर पैरामीटर्स की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हमारे पास है वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गैस के मॉल पैरामीटर्स जो हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर हम उनके माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की बात करें तो बेटा वो हमारे पास वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी आ जाते हैं। अब देखिए जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स है ना, टेल नथिंग अबाउट द फैक्ट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड देयर वेलोसिटीज एंड काइनेटिक एनर्जी। जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, ये वाले पैरामीटर्स जो हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी वगैरह, ये हमें नहीं बताते कि गैस जो है मैटर के मिलने से, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैटर के मिलने से बने हैं, और ना हमें ये गैस की वेलोसिटी, गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ के बारे में बताते हैं, और ना ही काइनेटिक एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कौन सी, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, आर रिलेटेड विद मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स थ्रू इक्वेशन। देखिए मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी वगैरह। जबकि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी वगैरह। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं ये हमें गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़, काइनेटिक एनर्जी या ये नहीं बताते कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैटर के मिलने से बनते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं ये रिलेट करते हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। हम ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स जो हैं, मतलब ये वाले पैरामीटर्स और ये वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी वाले पैरामीटर्स जो हैं, ये रिलेट, हम इनको रिलेट करवा सकते हैं कैसे, थ्रू इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस के थ्रू क्या होता है, ये जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स जो हैं ये रिलेट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते हैं, उसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि ये पैरामीटर्स क्या हैं और हम इनको कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, कंसीडर एन आइडियल गैस इज़ इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर प्रोवाइडेड विद मूवेबल पिस्टन। सबसे पहले तो हमें एक आइडियल गैस चाहिए, ठीक है, और उस आइडियल गैस को आपने क्या करना है, एक सिलेंडर में बंद कर लेना है और उस सिलेंडर के ऊपर एक मूवेबल पिस्टन रखना है, ठीक है। द डिवाइसेस यूज टू मेजर माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आर। अब माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हमने मेजर करने हैं वो कौन से, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और अमाउंट ऑफ गैस मेजर करनी है। तो उसके लिए हमें किन डिवाइसेस की ज़रूरत है, फर्स्ट वन है हमें थर्मल रिजर्वर चाहिए,
फिर गैस सप्लाई चाहिए, फिर हमें थर्मोमीटर चाहिए। तो थर्मल रिजर्वर क्या है? अ थर्मल रिजर्वर नाम से पता चल रहा है हीट रिजर्वर है। इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ द सिलेंडर। आपने क्या करना है, इसको सिलेंडर के बेस के साथ जो है रखना है या उसके साथ जो है कनेक्ट करना है विद ऑफ द सिलेंडर टू ऐड और रिमूव हीट। इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा सिलेंडर के अंदर हीट को ऐड करना या हीट को निकालना। गैस सप्लाई क्या है? गैस सप्लाई इज़ कनेक्टेड विद सिलेंडर। गैस सप्लाई को भी आपने कनेक्ट करना है किसके साथ? सिलेंडर के साथ। इसका भी क्या काम है? टू ऐड और रिमूव अमाउंट ऑफ द गैस। इसका भी काम है सिलेंडर के अंदर गैस ऐड करना और रिमूव करना। रिजर्वर का काम है हीट ऐड करना और रिमूव करना, जबकि गैस सप्लाई का काम है हीट ऐड करना और रिमूव करना। थर्मोमीटर, आपको पता है थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर को मेजर करना। तो ज़रा ये देखें। अच्छा, उसके बाद है हाइट स्केल। द हाइट स्केल इज़ यूज टू मेजर हाइट एज विच विल गिव वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम v इज इक्वल टू ए एच। अब हाइट स्केल का क्या काम है? हाइट स्केल जो है वो सिलेंडर या मतलब सिलेंडर की हाइट मेजर करता है जब उसके ऊपर पिस्टन रखा हो या पिस्टन को रिमूव कर दिया गया हो। ठीक है, पिस्टन तक उसकी हाइट को वो मेजर करेगा और ये आपको क्या देगा? वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम किसके इक्वल आता है? ए एच के। ए आपके पास क्या है? सिलेंडर का एरिया, और एच आपके पास क्या है? सिलेंडर की हाइट। वेट, द वेट प्लेस्ड ओवर द पिस्टन आर यूज टू मेजर प्रेशर। अब प्रेशर मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा? पिस्टन के ऊपर वेट रखना होगा। तो ज़रा देखते हैं, ये जो अभी सारी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं वो हम इसको फिगर के थ्रू भी देखते हैं। बेटा ये आपके पास क्या है? यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है। ठीक है, ये आपके पास सिलेंडर है। ये सिलेंडर के ऊपर आपने क्या किया? एक पिस्टन रख दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या है? पिस्टन है। ये आपने बेटा पहले भी पढ़ा हुआ है, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ में आपने सिलेंडर पढ़ा, उसके ऊपर आपने पिस्टन रखा, ये वही चीज़ है। तो ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या है? सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर आपने एक पिस्टन रख दिया है और पिस्टन के ऊपर क्या रख दिया है? वेट। ठीक है, और पिस्टन क्या है? मूवेबल है। मूवेबल का मतलब क्या है कि ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है। कैसे करेगा ये भी बताती हूँ। बेटा ये गैस सप्लाई है। ठीक है, गैस सप्लाई है, इसको सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया गया है। इसके थ्रू सिलेंडर के अंदर गैस भेजी भी जाएगी और निकाली भी जाएगी। बेटा ये आपके पास है थर्मल रिजर्वर। ठीक है, ये क्या है? थर्मल रिजर्वर है। ये भी गैस के सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है, बेस के साथ कनेक्टेड है। तो इसके थ्रू क्या होगा? हीट सिलेंडर के अंदर जाएगी और हीट जो है वो बाहर आएगी। और यहाँ थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर जो है गैस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें एक हाइट स्केल भी चाहिए। हम एक यहाँ एक स्केल भी लगाएंगे। उस स्केल से जो है वो हम सिलेंडर की हाइट मेजर करेंगे जब हम गैस को इंटर करेंगे या रिमूव करेंगे, या फिर हीट इंटर करेंगे या रिमूव करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गई। अब हम मेजर करते हैं। ठीक है, जो है पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। सबसे पहले हम करेंगे वॉल्यूम मेजरमेंट। ठीक है, वॉल्यूम मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन इज़ नाउन। अब ये जो पिस्टन आपने रखा है इसका ये एरिया जो है, यहाँ मतलब ये जो चीज़ है एरिया, इसका आपको पता होना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। गैस का अभी सिलेंडर के अंदर जो गैस आपने इंटर किया उसका वॉल्यूम आप कैसे मेजर कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से, ए इंटू एच। मतलब पिस्टन का एरिया कितना है? ठीक है, पिस्टन का एरिया और हाइट, मतलब सिलेंडर की बेस से पिस्टन तक की जो हाइट होगी, ठीक है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपको क्या देगा? हाइट देगा। मतलब बेस से पिस्टन तक का जो डिस्टेंस है वो आपको क्या देगा? हाइट देगा। अबव द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज मेजर। ठीक है, आपने क्या करना है? पहले एरिया निकाल लेना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता है। फिर आपने क्या करना है? ये हाइट मेजर कर लेनी है, बेस से पिस्टन तक का डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, द हाइट ऑफ द पिस्टन चेंजेस बाय अमाउंट डेल्टा एच। अब पिस्टन की हाइट जो है वो चेंज होगी, कभी ये ऊपर जाएगा कभी ये नीचे आएगा। किस अमाउंट के साथ? डेल्टा एच के साथ। कब? व्हेन द गैस फ्रॉम गैस सप्लाई इंटर और लीव द सिलेंडर। जब गैस इसके अंदर इंटर होगी या गैस जो है आप बाहर निकाल दे। गैस इंटर होगी तो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसमें कितना चेंज आएगा? हाइट में डेल्टा एच का। और गैस रिमूव करोगे तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, कितना हाइट में चेंज आएगा? डेल्टा एच का। ठीक है, हाइट का चेंज इतना ही रहेगा। व्हेन वेट आर रिमूव और एडिड ओवर द पिस्टन, तो हाइट तब भी चेंज होगी अगर आप वेट को रिमूव करते हो तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हाइट में चेंज आएगा डेल्टा एच। वेट रखते हो तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, हाइट में कितना चेंज आएगा? डेल्टा एच। हीट इज़ एडिड रिमूव द फ्रॉम द सिलेंडर। तो
चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ए डेल्टा एच। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, आपने इससे क्या करना है, वॉल्यूम मेजर करना है। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस कैन बी मेजर बाय थर्मोमीटर प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। देखें यहाँ साइड पे आपने थर्मोमीटर रख देना है, थर्मोमीटर से आप क्या करोगे, टेम्परेचर मेजर करोगे। अब टेम्परेचर में चेंज कैसे आएगा, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस व्हेन हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम फ्रॉम द थर्मल रिजर्वर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद सिलेंडर। ठीक है, जब सिस्टम के अंदर हीट जो है, सिस्टम के अंदर थर्मल रिजर्वर के थ्रू सिस्टम के अंदर हीट इंटर होगी या रिमूव कर मतलब बाहर जाएगी। अगर इंटर होती है तो बेटा सिलेंडर का टेम्परेचर, सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अगर यहाँ से हीट बाहर जाती है तो जो सिलेंडर के अंदर गैस है उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। उसके बाद है बेटा प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर को आपने कैसे मेजर करना है, द प्रेशर ऑफ द गैस कैन बी मेजर बाय वेट प्लेस्ड ओवर द पिस्टन बाय यूजिंग फार्मूला। प्रेशर कैसे मेजर करना है, जब आपने पिस्टन के ऊपर जो है वो वेट रखना है। तो फार्मूला आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके इक्वल है, वेट के इक्वल होगी, mg। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि वेट जो है, वेट रखने से प्रेशर आप मेजर कर सकते हो। तो फोर्स आपके पास क्या है, वेट किसके इक्वल होता है, mg के। तो क्रॉस सेक्शन एरिया एज इट इज़। द प्रेशर ऑफ द गैस कैन बी चेंज बाय एडिशनल रिमूवल ऑफ द वेट ओवर द पिस्टन। पिस्टन के ऊपर वेट जो है इसको आप चेंज करोगे तो प्रेशर भी चेंज होगा। देखिए अगर इसके ऊपर वेट ज़्यादा होगा तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा और हाइट में चेंज आएगा डेल्टा एच का। ठीक है, और मतलब नहीं, आप यूँ कह सकते हो वेट ज़्यादा लगाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है गैस पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो बेटा वेट जो है वो कम रखते हो तो पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, तो इसका मतलब है गैस का जो प्रेशर है वो लो हो गया है। बेटा गैस अगर पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि गैस पर प्रेशर लग रहा है, और अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो रहा है। अमाउंट ऑफ अ गैस। अब गैस सप्लाई जो आपने लगाया है, हम देखेंगे गैस सप्लाई का क्या रोल है। द अमाउंट ऑफ द गैस कैन बी मेजर्ड बाय गैस सप्लाई। ठीक है, अब गैस सप्लाई के थ्रू जो है वो हम गैस मेजर कर सकते हैं कि कितनी गैस जो है वो हमने सिलेंडर के अंदर भेजी है। द अमाउंट ऑफ द गैस चेंजेस व्हेन गैस इंटर और लीव द सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है गैस की अमाउंट जो है वो चेंज होगी अगर गैस जो है वो सिस्टम के अंदर इंटर होती है या सिलेंडर से बाहर जाती है। सिलेंडर के अंदर इंटर होगी तो गैस की अमाउंट बढ़ जाएगी, अगर सिलेंडर से बाहर जाती है तो गैस की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। द गैस सप्लाई आल्सो यूज टू रिप्लेस वन गैस बाय अनदर गैस। तो गैस सप्लाई जो है हम यूज़ कर सकते हैं किस लिए, गैस को चेंज करने के लिए। मतलब पहले अगर आपने हाइड्रोजन यूज़ किया, बाद में आप जो है वो नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हो, हीलियम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, गैस को चेंज करने के लिए भी गैस सप्लाई हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है, अब हमने क्या किया, सारे पैरामीटर्स जो थे हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिए। ठीक है, वॉल्यूम भी मेजर कर लिया, टेम्परेचर भी मेजर कर लिया, प्रेशर भी मेजर कर लिया और गैस की अमाउंट जो है वो भी मेजर कर ली। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। आफ्टर ईच मेजरमेंट्स द गैस रीचेज एट थर्मल इक्विलिब्रियम। जब आपने सारे जो है वो पैरामीटर्स मेजर कर लिए हैं तो अब आपकी गैस ने जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो अटेन कर ली है। ठीक है, अब मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज होते हैं, स्टेज बोलते हैं मतलब बैलेंस, जहाँ पे आपकी गैस जो है वो बैलेंस हो जाए और कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है सारे पैरामीटर जो हैं वो मेजर हों, या गैस जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव करे एंड गेट्स न्यू सेट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक थर्मोडाइनमिक्स पैरामीटर्स। अब आपके पास एक न्यू सेट आ गया है पैरामीटर्स का। द डिपेंडेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैसेज एज अंडर। हमने देखना है कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनका वॉल्यूम जो है वो किस तरह प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और गैस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम ज़रा ये टेबल देख लेते हैं। बेटा वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होगा कब, अगर हम टेम्परेचर और गैस को कांस्टेंट रखें। अगर टेम्परेचर और गैस को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होगा प्रेशर के साथ। मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होगा कब, अगर हम प्रेशर और गैस को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस, एक दफ़ा जितनी गैस ले ली है उतनी ही रखेंगे, और प्रेशर भी एक दफ़ा अप्लाई कर दिया उतना ही प्रेशर रहेगा, तब वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ। वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ कब, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तब वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होगा अमाउंट ऑफ गैस के साथ। तो अभी हमने इसी चीज़ को देखना है
कि कैसे इनका रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ वॉल्यूम ऑन अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें देखना है कि वॉल्यूम जो है गैस के मॉलिक्यूल्स पर कैसे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो वो तो आपने देख लिया है। वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, कब? अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो देखें, अलाउ द गैस टू इंट्रो लीव द सिलेंडर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने गैस को अलाउ करना है कि वो सिस्टम के अंदर भी जाए और सिस्टम से बाहर आए, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, एंड मेजर द रिजल्टिंग वॉल्यूम। तो फिर जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस इंटर भी हो रही है और लीव भी कर रही है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे बाय ऑब्जर्विंग द हाइट ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की हाइट को ऑब्जर्व करते हुए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, पिस्टन जो है वो मूव नहीं करेगा, तो वो एक ही जगह पर रहेगा। तो हम उस पिस्टन की हाइट को मेजर करते हुए वॉल्यूम जो है वो मेजर कर लेंगे। नाउ प्लॉट अ ग्राफ फ्रॉम कलेक्टेड डाटा, हमें जो डाटा मिलेगा उससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हम अगर वॉल्यूम को लें अलॉन्ग वाई एक्सिस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लें अलॉन्ग एन एक्सिस, अलॉन्ग जी सॉरी बेटा, वॉल्यूम लें अलॉन्ग वाई एक्सिस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लें अलॉन्ग वाई एक्स एक्सिस, तो बेटा क्या होगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये इंडिकेट कर रही है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनका डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। या आप ये कह सकते हो गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो गैस का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स कम है तो वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम आपने लेना है अलॉन्ग वाई एक्सिस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। It may be concluded that volume of the gas at constant temperature and pressure is directly proportional. So V directly proportional to N, proportionality साइन ख़त्म किया तो आपके पास C आया। C आपके पास क्या है? कांस्टेंट। तो V इज़ इक्वल टू सी एन। और बेटा ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है V इज़ इक्वल टू सी एन, ये हमारे पास ये कहलाता है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, V इज़ इक्वल टू सी एन क्या कहलाता है? एवोगैड्रोस लॉ। इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल गैसेस, ये सभी गैसेस के लिए जो है वो अच्छा होता है। ऑल गैसेस का मतलब इसमें क्या आ जाता है? आइडियल गैस भी आ सकती है और रियल गैसेस भी। अब डिपेंडेंस ऑफ वॉल्यूम ऑन प्रेशर, अब हमने देखना है कि वॉल्यूम जो है प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। तो अभी आपने देखा वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है जब टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को आप कांस्टेंट रखते हो। द measure of the resulting volume by changing the pressure at constant temperature and constant volume of the amount of the molecules। ठीक है, अब आपने क्या करना है? टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रखने हैं और फिर आपने क्या करना है? प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वॉल्यूम बाय मतलब प्रेशर को चेंज करने से, जो वॉल्यूम मतलब आपने प्रेशर चेंज किया ना, तो प्रेशर को चेंज करने पर आपने क्या करना है? वॉल्यूम को मेजर करना है। ठीक है, रिजल्टिंग वॉल्यूम बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को चेंज करते हुए आपने वॉल्यूम को मेजर करना है, लेकिन टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट रखते हुए। तो बेटा हमारे पास रिलेशन आएगा V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो PV से इक्वल आ जाएगा C प्राइम के। तो बेटा ये हमारे पास कहलाते हैं बॉयज़ लॉ। ठीक है, और देखिए यहाँ V का इन्वर्स रिलेशन होगा P के साथ, तो हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे V और P इन्वर्स के साथ। ठीक है, V और P इन्वर्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा आपके पास फिर आपके पास क्या आएगा? इनका डायरेक्ट रिलेशन आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट रिलेशन आएगा अगर आप V और P इन्वर्स के दरमियान करते। लेकिन अगर आप V और P के दरमियान करते तो तब आपके पास ये स्ट्रेट लाइन ना आती। लेकिन अगर आप V और P इन्वर्स के दरमियान कर रहे हैं तो बेटा V और P इन्वर्स का डायरेक्ट रिलेशन होगा। यहाँ आप देख सकते हो V और P का यहाँ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन अगर हम P इन्वर्स लें तो उसका वॉल्यूम के साथ क्या आ जाएगा? डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो आपने क्या करना है? V को लेना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और P इन्वर्स को लेना है, V को लेना है अलॉन्ग वाई एक्सिस और P इन्वर्स को लेना है आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसके बाद बेटा डिपेंडेंस ऑफ वॉल्यूम ऑन टेम्परेचर, अब हमने देखना है कि वॉल्यूम टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के लिए आपने क्या देखा था? टेम्परेचर के लिए आपने देखा था कि वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ अगर हम प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट रखें। The change in volume is measured by changing the temperature with help of the thermal reservoir at constant pressure and number of molecules। ठीक है, वॉल्यूम में जो चेंज आया है उसको आप मेजर कर सकते हो चेंजिंग टेम्परेचर के साथ, जब आप थर्मल रिजर्वर का टेम्परेचर रखें, प्रेशर रखें कांस्टेंट और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी आप क्या रखें? कांस्टेंट रखें। तो आपके पास जो ग्राफ लोड करोगे तो बेटा आपके पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब वॉल्यूम लेना है अलोंग वाई एक्सिस और टेम्परेचर आपने लेना है
अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपके पास यू लाइन मिलेगी। तो यहाँ देखिए वी का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर के साथ, प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म किया तो सी आया, वी इज़ इक्वल टू सी टी, तो सी निकालना होगा तो टी उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो वी ओवर टी इज़ इक्वल टू सी। तो ये बेटा आपके पास है चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ हो गया। उसके बाद बेटा अब हम इन पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। These experimental results not only valid for ideal gas also hold for most of the real gases। तो हमने जो पैरामीटर्स के रिजल्ट्स लिए हैं या हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए हैं बेटा, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड नहीं होते बल्कि रियल गैसेस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या थी, पीछे हमने पढ़ा वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ, इन्वर्स रिलेशन है प्रेशर के साथ, डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो बेटा इन सब में कॉमन क्या है, वॉल्यूम। तो हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं, वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन किन के साथ है, एन और टी के साथ, तो इनको ऊपर लिख लिया। इन्वर्स रिलेशन प्रेशर के साथ है तो इसको नीचे लिख दिया। अब बेटा यहाँ पी डिवाइड हो रहा है तो जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो पी वी का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा एन टी के साथ। प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म किया तो आपके पास के आया, तो पी वी इज़ इक्वल टू एन के टी के। तो यहाँ पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, की आपके पास एक कांस्टेंट और इसको बोलेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी आपके पास क्या है टेम्परेचर। वेयर के इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यूज़ के इज़ इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻23 जॉल पर केल्विन। द आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखें तो बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास n है तो मोल्स की फॉर्म में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे लिखेंगे, 1 मोल हैज़ अ मॉलिक्यूल्स Na आपके पास क्या है बेटा, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और अगर सिंगल मोल के लिए मॉलिक्यूल आप ले रहे हो Na, तो बेटा n मोल्स ऑफ गैस अगर हमारे पास हो तो उसके लिए मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो हम सिंपली एवोगैड्रोस नंबर के साथ n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन ए आ गए। अब आपने क्या ना इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करना है। देखिए बेटे यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये भी आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एन किसके इक्वल आ जाएगा, एन एन ए के। अब आपने एन की वैल्यू पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ द एन इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, एन की वैल्यू पुट करनी है, इस एन की जगह पुट कर दिया एन एन ए और के टी एज इट इज़, तो पी वी किसके इक्वल आ जाएगा, एन एन ए के टी के। तो बेटा यहाँ एन ए और के क्या है, ये आपके पास है आर, ठीक है, आर की इक्वल आ जाएंगे तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दी आर। अब आर आपके पास क्या है बेटा, आर आपके पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है, आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है। और आर की वैल्यू होती है 6.02, इसको सॉल्व किया मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ के की वैल्यू जो है पुट करके इसको सॉल्व किया तो बेटा आर की वैल्यू आती है 8.314 जॉल पर मोल इज पर केल्विन, ठीक है, जॉल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ आपके पास ये जो इक्वेशन आई है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास है आइडियल गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी क्या है आपके पास, आइडियल गैस लॉ है या आइडियल गैस इक्वेशन है ऑफ स्टेट एंड इस्टेब्लिश मैथमेटिकल रिलेशन अमंग मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। और ये क्या करती है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन बिल्ड करती है। तो बेटा ये हमारे पास था माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स और आइडियल गैस लॉ। अब देखते हैं आइडियल गैस। डिस्क्राइब द आइडियल गैस मॉडल, हैंस राइट इट्स बेसिक अजम्पशंस बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हम देखते हैं कि आइडियल गैस मॉडल क्या है। द आइडियल गैस मॉडल सुजेस्ट दैट गैस कंसिस्ट ऑफ पॉइंट पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस आर आइडेंटिकल एंड आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। तो अभी हमने पढ़ा आइडियल गैस मॉडल कहता है कि गैस जो है वो पॉइंट पार्टिकल्स पर कंसिस्ट करता है और ये जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो आइडेंटिकल होते हैं और रैंडम मोशन में होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड नो पोटेंशियल एनर्जी, ये भी मैं पीछे बता चुकी हूँ। द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इंडिपेंडेंट, मतलब मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है इंडिपेंडेंट है, मतलब क्योंकि रैंडम मोशन है तो इंडिपेंडेंट होगी, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस आर इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम जो होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का वो कंजर्व रहेगा। द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो गैस की मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सिलेंडर जो होगा उसकी वॉल्स पर या कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस आर ग्रेटर अपार्ट एज कम्पेयर टू देयर डायमेंशन। बेटा इतना गैस के मॉलिक्यूल्स का मैस भी नहीं होता जितना गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है गैस के मॉलिक्यूल्स के मैसेज से भी ज़्यादा होता है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर
देयर आर 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम यही लगा लें कि इतना, डॉट कंसीडर कर लें, ठीक है, डॉट कंसीडर कर लें, या फिर आपके छोटा सा एरिया ले लें, उस एरिया के अंदर बेटा इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक छोटा सा एरिया है, उसमें इतने गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मतलब मौजूद होते हैं। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर। The ideal gas model relates macroscopic parameters of thermodynamics with microscopic parameter। अब आइडियल गैस मॉडल जो है वो क्या करता है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को रिलेट करता है किसके साथ, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के साथ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।